दोस्तों, इजराइल ने ईरान की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गैस फैसिलिटी जिसके बारे में हमने कल थोड़ा बहुत जाना भी था, जिसका नाम है साउथ पार्ट्स, वहां पे अटैक कर दिया। और उसके चलते फिर ईरान ने भी अपना रिटेलिएटरी जो अटैक है उसको एस्केलेट करते हुए सऊदी अरब हो, यूएई हो, कुवैत हो, इन सब पर बहुत ही ज्यादा बंचेस में ड्रोन से अटैक किया है। जिसके चलते देखो, सऊदी अरब की तरफ से तो इंटरसेप्शन देखने को मिला कि वहां से तो उन्होंने अपनी साइट्स बचा ली, लेकिन जिस तरीके से कुवैत की रिफाइनरी है, ठीक है, बहरीन है, वहां पर उन ड्रोन्स ने हिट कर दिया। तो ये जो जियो पॉलिटिकल इशू था जिसमें ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, वो जियो इकोनॉमिक्स की तरफ और ज्यादा टिल्ट होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, जिसमें ईरान ने साफ साफ कह दिया कि देखो, हमारा जो मिसाइल प्लान है वो हम नहीं रोक रहे हैं। इवन ईरान की तरफ से देखें तो जो टॉप लीडरशिप है वो मोर और लेस वेनिस्ड है, बट स्टिल अभी देखा जाए तो यहां पर वहां कोशिश पूरी है कि हम हमारे लास्ट, कहते ना कि अंतिम सांस तक लड़ेंगे, वो वाला सिनेरियो है। और जिस तरीके से इसराइल और यूएस अटैक कर रहे हैं ईरान पर, वहां पर अब यूं एजेंडा लगता है कि अभी ये छोटा कोई शॉर्ट टर्म गोल के ऊपर अब काम नहीं कर रहे हैं, ये कुछ लंबा प्लान करके कर रहे हैं। रिजीम चेंज ही नहीं, इस पूरे कंट्री को ही इस तरीके से कर देना जिससे कि फिर बाद में ईरान का नाम लेना ही अपने आप में बहुत बड़ा मुश्किल सा सवाल हो जाएगा। देखो, यहां पर आप देख सकते हो, मिना अल अहमदी रिफाइनरी है कुवैत में, ठीक है ना, वहां पर भी ये अटैक किया गया था। तो कुवैत और सारा मतलब मिडिल ईस्ट मोर और लेस अनरेस्ट के हत्थे चढ़ चुका है। और इसका कॉन्सिक्वेंस ये है कि अब देखो, हमारी गवर्नमेंट की तरफ से भी जो इंडस्ट्रियल सप्लाई होती है ना एनर्जी की, उनकी धीरे धीरे प्राइसेस धीरे कर बढ़ाना शुरू कर दिया है। तो ये एक अपने आप में इंपॉर्टेंट अपडेट थी, सोचा आपके साथ बातचीत की जाए। अब चलते हैं हमारे आर्टिकल्स में। सबसे पहले साउथ पार्ट्स और रास लफान इंडस्ट्रियल सिटी की बात कर लेते हैं। देखो, इजराइल ने साउथ पार्ट्स पर अटैक किया। साउथ पार्ट की लोकेशन यहाँ पर देख सकते हो, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज होगी और साथ में ये आपका आ गया पर्शियन गल्फ। इसमें ये कतर का नॉर्थ ईस्टर्न जो रीजन है, वहां पर आप देखोगे कि ये अंडर सी है ना, अंडर सी वाटर एक बहुत बड़ा गैस रिजर्व है, जिसका नॉर्दर्न पार्ट है ना, उसको तो साउथ पार्ट्स बोलते हैं क्योंकि ये ईरान की एक प्रोविंस है जिसका नाम है बुशेर, ठीक है ना, उसके साउथ में आ गया और ईरान के साउथ की तरफ है, तो इस वजह से साउथ पार्ट्स नाम से इसको बोल दिया। तो इसका ये पूरा जो रीजन है, ये येलो वाला, ये मोरलेस अंडर सी एरिया है, ठीक है ना। तो इसमें 33% तो देखो ईरान के हाथ में है इसका हिस्सा, और बाकी बचा हुआ है वो कतर के हाथ में। कतर वाले हैं वो इसको नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को बोलते हैं नॉर्थ डोम गैस फील्ड, और यहीं से फिर बाद में गैस एक्सट्रैक्ट करके, और ये एक लोकेशन है कतर के नॉर्थ ईस्ट में, रास लफान। यहां पर इंडस्ट्रियल सेटअप डेवलप हो रखा है जहां पर एलएनजी को कंप्रेस करके और फिर उसके बाद में शिप्स में लोड करके ट्रांसपोर्ट किया जाता है। लेकिन ईरान के इन अटैक्स के चलते यहां प्रॉब्लम हो गई। एक तो क्या हुआ कि साउथ पार्ट्स में जो ईरान की गैस फैसिलिटी थी, इस पर तो अटैक कर दिया इसराइल ने, और कतर वाला जो रास लाफान वाला रीजन है, वहां पर ईरान ने अटैक कर दिया। इस तरीके से यहां पर से जो एलएनजी की सप्लाई है, या फिर कहीं ओवरऑल हम पूरा गैस सेगमेंट की बात करें, उस पर सीधा असर इसका दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। तो ऐसे में ये एनर्जी क्राइसिस लगातार बढ़ता चला जा रहा है, और ये इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा कंसर्निंग है हमारे लिए। अब देखा जाए तो क्रूड ऑयल की प्राइसेस और इन पे तो सीधा 20% तक का स्कोप तो ऑलरेडी बढ़ चुका है। और इससे देखो, एक चीज़ देखने को मिल रही है, जितने भी इंपोर्ट डिपेंडेंट कंट्रीज हैं एनर्जी वाइज, वो अब अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, या तो इंपोर्ट अलग अलग कंट्रीज से कर रहे हैं, या फिर रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ वो स्विच कर रहे हैं। और साथ में अपने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम्स है ना, उनको भी और ज़्यादा एक्सपेंड कर रहे हैं। जैसे हमारे पास में भी स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं, उनको हम अब धीरे धीरे और एक्सपेंड करेंगे कि पता नहीं किस टाइम पर किस तरह कंडीशन आ जाए। फिर आता है साउथ पार्ट्स। ये देखो, दुनिया के वन ऑफ द लार्जेस्ट गैस फील्ड्स की बात हो जाती है, सबसे बड़ा जितने हैं इनमें से मैंने बताया सबसे ज़्यादा शेयर किस, इसमें 33% तो ईरान का है, और रिमेनिंग किसके पास चला गया, आपका कतर के पास में। ये जो साउथ पार्ट्स है ना, इसमें से जितनी गैस निकलती है वो ईरान के नेचुरल गैस नीड का 80% फुलफिल करती है, और पर्शियन गल्फ में ये लोकेटेड है, मैंने बता दिया। यहां पर आप देखो कितना रिजर्व है, 1800 ट्रिलियन क्यूबिक फीट, बहुत बड़ा अमाउंट हो गया ये, है ना। ईरान का गैस प्रोडक्शन, एनर्जी सिक्योरिटी, कंजम्पशन, एक्सपोर्ट, सारी चीज़ों पर ये एक अपने आप में रोल प्ले करता हुआ दिखा। रास लाफान की बात करें तो ये एलएनजी एक्सपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से वर्ल्ड का सबसे बड़ा हब है कतर में। और देखा जाए तो रास लाफान में 15 दिन पहले अनाउंस कर दिया था कि यहाँ पर
एक फोर्स मजूरे लगा दिया गया है कि भाई अब यहाँ पर हम प्रोडक्शन रोक रहे हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या होती है पता है, कि इस तरीके के जो एलएनजी के जो प्लांट होते हैं ना, उनको तैयार करने में 15 दिन लगता है, और 15 दिन में फिर बाद में वो प्रोडक्शन के लिए रेडी होता है। कम से कम 1 महीने का टाइम लगता है। तो अभी ये बंद पड़ा है, और जिस दिन काम करना चालू करेगा उस दिन 1 महीना ले लेगा ये। ठीक है, यहाँ की अगर बात करें तो। इसके अलावा नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट पे ये लोकेटेड, हमने ऑलरेडी देख ही लिया। यहाँ पर ईरान के पास में जो रीजन है उसको तो हमने क्या बोला था, साउथ पार्स, और कतर के पास में उसको बोलते हैं नॉर्थ डोम। ठीक है, यहाँ पर एलएनजी टर्मिनल, रिफाइनरी, पेट्रोकेमिकल्स और ये लोकेटेड है। चलिए ठीक है, एनर्जी सिक्योरिटी, जियोपॉलिटिकल एस्पेक्ट सारा हम देख ही चुके हैं। फिर आता है योगा 365। देखो 21 जून का दिन इंटरनेशनल योगा डे होता है। तो ऐसे में क्या है, ये 21 जून आने से पहले पहले मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का ये सोचना है, और ये इनिशिएटिव लॉन्च किया है, इनिशिएटिव योगा 365, कि भाई योगा के बारे में लोगों के पास में अवेयरनेस है, लेकिन लोग योगा प्रैक्टिस नहीं करते हैं डेली बेसिस पे। तो ये एक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जानने के बाद में लोग रेगुलर प्रैक्टिस कम करते हैं, तो ठीक नहीं है, इसको हमें प्रमोट करने की जरूरत है। तो योगा महोत्सव 2026 जो है वो स्टार्ट हो गया है दिल्ली से। मेन टारगेट देखो, योग जब करते हैं तो आपकी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल वेलबींग सारी चीजें इंश्योर हो जाती है। डेली रूटीन का पार्ट जब योगा बन जाए तो इससे बेनिफिट क्या होता है कि आप अपनी वेलबींग को इंश्योर कर पाते हैं। इस प्रोग्राम में आप देखते हो कि कुछ इंपॉर्टेंट की पिलर्स पे ध्यान दिया जा रहा है। नंबर 1, कॉमन योगा प्रोटोकॉल इशू किया जा रहा है। एक वाई ब्रेक, मतलब आप जब जॉब करने जा रहे हो तो योगा के लिए आपको एक वाई ब्रेक के नाम से दिया जाएगा, योगा ब्रेक, जहां पर आप थोड़ा सा भ्रामरी या थोड़ी बहुत करके आ जाओगे, दिमाग की स्ट्रेस को इनको आप कंट्रोल कर पाएंगे। इसके अलावा थेरापेटिक योगा फॉर डिजीज है ना। इसके अलावा ये इंप्लीमेंटेशन होगा मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की तरफ से, और ये 100 डेज का काउंटडाउन स्टार्ट होने वाला है इंटरनेशनल डे योगा। इसका मतलब हमारा 21 जून का जो समय होगा तब से ये प्रोग्राम का 100 दिन का टारगेट रख के काम होने वाला है। इंटरनेशनल योगा डे की बात करें तो 21 जून को ऑब्जर्व किया जाता है। 2014 में यूनाइटेड नेशन में इसको डिक्लेरेशन मिली थी और इंडिया ने प्रपोजल दिया था। तो इंडिया की कई बार सॉफ्ट डिप्लोमेसी की जब बात आती है तो इस पॉइंट को हमेशा याद रखना रहता है। सेलिब्रेशन की बात करें तो पहला कब सेलिब्रेट हुआ, 14 में अनाउंस हुआ, तो 15 में पहली बार अनाउंस हुआ, और ग्लोबल पार्टिसिपेशन जबरदस्त देखा गया था। ठीक है, और 21 तारीख क्यों ली गई, आपको पता है 21 जून का दिन होता है वो समर सॉलिस्टाइस, मतलब जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है उस पे हमारे सन एकदम सीधा सिर पे होता है। इसका मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा दिन होता है। तो उस दिन को एक तरीके से आइडेंटिफाई करते हुए ये दिन ऑब्जर्व करवाया गया। फिर आता है कंज्यूमर जस्टिस रिपोर्ट। देखो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट की तरफ से ये रिपोर्ट सब पब्लिश की गई है। ध्यान रखने वाली बात क्या है, ये पहली अपने आप में इस तरीके की रिपोर्ट है जिसमें हमारा जो कंज्यूमर ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म है उसकी कमियों को हाईलाइट किया गया है। तो हाईलाइट्स को पहले देखते हैं क्या है। केस पेंडेंसी 2020 के कंपैरिजन में 2024 में बढ़ के आप देखोगे इंक्रीमेंट देखा गया 21% का। फिर केस कितने हैं, हाँ कंज्यूमर केसेस हैं वो बढ़े हैं, 88,000 जो थे 2020 में वो बढ़कर के 2024 में 5.15 लाख हो गए। इसके अलावा बड़ी इंटरेस्टिंग चीज क्या आ रही है कि ये जितने केसेस हैं 5.15 लाख केस है ना, इनमें से 1/3 केसेस तो ऐसे हैं जिनकी पेंडेंसी 3 साल या उससे ज्यादा की है। तो ये सबसे बड़ी कंसर्निंग बात है। जबकि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की बात करें तो उसमें कहा कि कोई भी केस अगर आए तो उसको 3 से 5 महीनों में सॉल्व करना है। यहां क्या हो रहा है, 3-3 साल से भी केसेस बचे हुए हैं, ड्यू पड़े हैं, उन पर ध्यान ही नहीं दिया जा रहा। फिर कारण बताया है, एक तो क्या वैकेंसी बहुत है, जैसे स्टेट कंज्यूमर डिस्पोजल और डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन है, वहां पर वैकेंसीज लगभग 50% है ना। डिस्ट्रिक्ट लेवल कमीशन पे देखें तो 1/3, पर हालत कहां पर ज्यादा खराब दिख रही है, स्टेट लेवल पे। इवन कई डिस्ट्रिक्ट लेवल कमीशंस तो बिना प्रेसिडेंट के ऑपरेट कर रहे हैं। फिर जितनी ओवरऑल वैकेंसी देखें नेशनल, स्टेट और ये आपका डिस्ट्रिक्ट, वहां पर ओवरऑल देखो तो 40% वैकेंसी दिखाई पड़ रही है। फिर बात आती है ट्रांसपेरेंसी की, आरटीआई के थ्रू डेटा लेने की बात की गई, बोला हमें डेटा नहीं दिया गया, और ज्यादातर प्रॉब्लम कहां आई, जहां स्टेट कमीशन से हमने डेटा मांगा। डिस्ट्रिक्ट कमीशन ने फिर भी डेटा शेयर किया, ट्रांसपेरेंसी शेयर की इफ वी कंपेयर विद द स्टेट कमीशन रिस्पॉन्स है ना। रीजनल डिस्पैरिटी, केरल, झारखंड, जम्मू कश्मीर, यहां पर बहुत बुरे हाल चल रहे हैं। 70 to 80% केसेस पेंडेंसी की रेट है, आप देख लो पिछले 3 सालों में। ठीक है, 3 साल, वो जो 1/3 वाला जो केस था
वो ज़्यादातर यहीं पर है। आंध्र प्रदेश बेस्ट परफॉर्मर निकला, तेलंगाना सबसे बुरा परफॉर्म करता दिखा, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा केस फाइलिंग हुई लेकिन वहां पर डिस्पोजल जो हुआ केसेस का वो कम था। जेंडर डिस्पैरिटी, विमेन रिप्रेजेंटेशन जो है इन कमीशंस में 35% थी 2021 में, 29% हो गई 25 में, रिडक्शन है। दिल्ली और सिक्किम जो है वो ही दो ऐसे स्टेट लेवल के कमीशन है जहां पर प्रेसिडेंट्स जो है वो वेमेन है, वो काम कर रही है वहां पे। रिकमेंडेशन सीधी बात है, वैकेंसीज को फिल करो, स्टाफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर करो, आरटीआई जैसे जो एक्ट के तहत हमें इंफॉर्मेशन देनी होती है वो दी जाए, ठीक है। मीडिएशन पे जाया जाए जहां पर डिस्प्यूट अगर अटक रहा है कंज्यूमर और सप्लायर प्रोड्यूसर के बीच में, तो बीच का रास्ता कोई निकाला जाए। कंज्यूमर जस्टिस रिपोर्ट, ये पहली बार इस तरीके की रिपोर्ट आई है हमारे देश में, रिपोर्ट रिलीज की है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट ने, और ये सीधा शो करता है कि जिस तरीके से कंज्यूमर हमारे यहां पर एक वल्नरेबल सेक्शन के तौर पे इमर्ज हो रहा है, तो उसकी प्रोटेक्शन कैसे हो रही है, वहां पर परफॉर्मेंस इतनी अप टू द मार्क दिख रही नहीं है। ऑब्जेक्टिव, हमें असेस करना है कंज्यूमर कोर्ट्स को, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल पे क्या परफॉर्मेंस है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या प्रॉपर्ली डेवलप्ड है, क्या हम गैप्स को आइडेंटिफाई करके उन पे काम कर सकते हैं, जैसा हमने देखा कितनी ज्यादा प्रॉब्लम अभी दिखती है। डेटा कैसे लिया, आरटीआई के थ्रू, और जो ऑफिशियल वेबसाइट्स है वहां से डेटा कलेक्ट करके फिर ये रिपोर्ट तैयार की गई है 2020 से 24 के बीच की। इसके अलावा पार्लियामेंट्री क्वेश्चंस पर भी ध्यान दिया गया, पार्लियामेंट में भी जितना डिबेट डिस्कशन होता है वो डॉक्यूमेंट्स भी एक्सेस किए गए और पब्लिकली अवेलेबल गवर्नमेंट डेटा भी एक्सेस करके फिर ये रिपोर्ट तैयार हुई। चलो अब बात कर लेते हैं एलपीजी, एलएनजी, पीएनजी, सीएनजी इनके बारे में, क्योंकि आपको पता है वेस्ट एशियन कॉन्फ्लिक्ट के चलते इन्हीं की सप्लाई पर सबसे ज्यादा इंपैक्ट आया, तो इनमें डिफरेंस क्या है ये हमारे लिए जानना जरूरी है। सबसे पहले एलपीजी, एलपीजी मतलब लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसमें अगर देखें तो ब्यूटेन और प्रोपेन ये मेन इसके कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, और आप देखोगे ये एक पोर्टेबल, क्लीन एंड एफिशिएंट एनर्जी सोर्स है। तभी आप देखो सिलेंडर्स में पैक किया जाता है, पैक जब करते हैं तो लिक्विड फॉर्म में होता है, और फिर इसको हम हमारे घरों में, किचन में इनमें यूज करते हुए दिखते हैं। ध्यान रखने वाली बात क्या है कि एलएनजी का एक छोटा सा पार्ट ही हम लोकली प्रोड्यूस करते हैं, बाकी ज्यादा हम इंपोर्ट्स पे डिपेंडेंट है। इसलिए जब से कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा है तो हमारे गैस सिलेंडर पर सीधा इंपैक्ट होने का स्कोप दिखाई पड़ रहा है। आपको ध्यान होगा कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत जो लो इनकम हाउस होल्ड्स हैं उनको सब्सिडाइज रेट पर एलपीजी कनेक्शन ही दिया गया था, तो वो एलपीजी बेस्ड ही था, याद रख लेंगे। फिर आता है सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये एनवायरमेंट फ्रेंडली ऑटोमोटिव फ्यूल है, इसका मतलब हम व्हीक्यूलर यूसेज के लिए इसको काम में लिया करते हैं। इसमें मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट होता है मीथेन, 80 to 90%, ध्यान रख लेंगे। अब आप देखो कि एलपीजी में जिस तरीके से कंप्रेस करके सिलेंडर में डाला गया तो वो लिक्विड में हो गई थी ना, फिर वो निकलती है तब गैस में कन्वर्ट हो जाती है। वहीं पर सीएनजी जब कंप्रेस करके रखी जाती है तो वो गैस के फॉर्म में ही छोटे से सिलेंडर में उसको रख लिया जाता है, वो गैस ही रहती है ना। और प्रेशर कितना होता है, 200 से 250 किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इतने प्रेशर पर भी ये गैस की गैस ही रहती है। और इसका एक पर्पस क्या है सीएनजी यूज करने का, देखो एलपीजी पहले यूज होने लगी थी व्हीकल्स में, लेकिन एलपीजी क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होती है, और जैसे अगर कोई एक्सीडेंट हो, ब्लास्ट होता है, तो एलपीजी लिक्विड फॉर्म डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से वो एक तरीके से व्हीकल के नीचे की तरफ स्प्रेड होती थी, तो पूरा का पूरा व्हीकल उड़ सकता था उसकी वजह से। वहीं पर सीएनजी अगर होती है तो वो गैसियस फॉर्म में ही होती है, तो जैसे ही लीक होगी तो वो हवा में ही उड़ेगी, तो वो व्हीकल को ज्यादा डैमेज नहीं करती, आसपास में ब्लास्ट का सिनेरियो मिनिमम क्रिएट होता है, तो हवा में ही एक तरीके का बहुत बड़ा ब्लास्ट क्रिएट करती है, ना कि बॉटम पे जाकर के बिल्कुल ग्राउंड पे, समझ गए। इस तरीके से व्हीकुलर ग्रीन हाउस गैस एमिशन को रिड्यूस करना, अर्बन पोल्यूशन को कंट्रोल करना, उसके लिए सीएनजी का यूज होता है। पीएनजी, इसमें भी मीथेन मेजरली कॉन्स्टिट्यूएंट है ना, इसमें कुछ हाइड्रोकार्बन और दिख जाएंगे। बाकी पीएनजी हमारे, देखो सीधी बात है, पाइप नेचुरल गैस, आजकल जो घरों में पाइपलाइन के थ्रू जैसे पानी आता है वैसे ही गैस का कनेक्शन दिया जा रहा है, तो वो चीज यहां पर होती है। यहां पर कार्बन टू हाइड्रोजन रेशियो आपको कम दिखेगा, CH4 है, मतलब 4 कॉन्स्टिट्यूएंट हाइड्रोजन के एक कार्बन का है, तो जब ये जलेगा तो फॉसिल फ्यूल बर्निंग, फॉसिल वो कहते हैं ना, कार्बन एमिशन है वो भी कम होता है इसमें, ठीक है। और इसमें पीएनजी का बेस्ट चीज क्या है कि पाइपलाइन के थ्रू आप इसकी सप्लाई दे देते हो, तो सिलेंडर का इनका आपको चैलेंज नहीं रहता और सप्लाई मेंटेन रहना पॉसिबल होती है। फिर आती है एलएनजी, एलएनजी में भी मेजरली आपको मीथेन ही दिखेगा, लेकिन एलएनजी में क्या है, इसकी स्टोरेज के लिए इसको टेम्परेचर चाहिए -160 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब गैसियस फॉर्म में निकले, फिर इसको माइनस टेम्परेचर में, फ्रीजिंग टेम्परेचर पे ले जाकर के, फ्रीजिंग से भी कितना कम, ठीक है,
और फिर वहां पर ये लिक्विड फॉर्म में स्टोर की जाती है और फिर इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है शिप्स के थ्रू। इसका मतलब सारा टेम्परेचर का मामला कहां गया? क्रायोजेनिक सेगमेंट में, जहां पर टेम्परेचर बहुत माइनस में चला जाता है। ठीक है, अब एलएनजी हमारी जो रिक्वायरमेंट है ना, उसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि हम 60% के लगभग केवल कतर से इंपोर्ट करते हैं, और कतर का जो रास लाफान और ये जो एरियाज है जो डिस्टर्ब्ड हैं, वहां से हमारे सीधा इसका असर आ रहा है। इसके अलावा फिर हम सोच रहे हैं कि भाई हम हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स को डाइवर्सिफाई करें, दूसरे कंट्रीज से भी हम इंपोर्ट कर ले, जैसे यूएस, ऑस्ट्रेलिया, रशिया। ये एक ऑप्शन हमारे पास में। एलएनजी की सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या जाती है? इसके यूसेज। एक तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में यूज होता है, फर्टिलाइजर प्रोडक्शन में होता है, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन में और इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में इसकी एप्लीकेशन आ जाती है। एलएनजी स्टोरेज कैपेसिटी हमारे यहां पर कम है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर स्टोरेज कैपेसिटी पहले से ज्यादा होती तो शायद इतना ज्यादा हम एक तरीके से वल्नरेबल नहीं होते, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज तो है, उनके पास में अच्छी खासी स्टोरेज है, तो वो रशिया से भी गैस खरीद लेते हैं, इधर वेस्ट एशिया से भी खरीद लेते हैं, वो स्टोर करके रखते हैं। लेकिन उनकी क्या है कि कोल्ड क्लाइमेट है ना, इस वजह से उनको थोड़ा सा वार्मिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एनर्जी नीड्स भी ज्यादा रहती है। बट पॉइंट इज कि हमें अभी इसको थोड़ा सा और सीरियसली देखने की जरूरत है। एलएनजी डाइवर्सिफाई करें इंपोर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, और एलएनजी के स्टोरेज कैपेसिटी भी हम राइज कर सकते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाना हमारा एक प्रायोरिटी बन चुका है। अब देखो, आप बताइए, इसमें रास लाफान इंडस्ट्रियल सिटी ये हमने ऑलरेडी देख लिया, कतर में है ही, है ना। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस की बात करें, एलपीजी, क्या इसको -160 डिग्री सेंटीग्रेड पे कन्वर्ट करके स्टोर किया जाता है? ये तो गलत है, ये तो हमने अभी पढ़ा है। एलएनजी है गैस का, है ना। कंज्यूमर जस्टिस रिपोर्ट, इट्स अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड स्टडी रिलीज बाय इंडिया जस्टिस रिपोर्ट, बिल्कुल सही बात है। तो ये मोटा मोटा आपको थोड़ा सा देख लेना है। फिर कल का जो क्वेश्चन थे हमारे, वो देखो, इंडियन पॉलिटी के हिसाब से 3 स्टेटमेंट पूछा गया, करेक्ट कौन से हैं? देखो जी, एन ऑर्डिनेंस कैन अमेंड एनी सेंट्रल एक्ट, ये बात सही है। एन ऑर्डिनेंस कैन अब्रिज अ फंडामेंटल राइट, मतलब आप सोचो फंडामेंटल राइट का मतलब क्या हो गया? कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है ये। कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट का मतलब हो गया कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हो ऑर्डिनेंस के बेसिस पे। अगर ऐसा हो तो फिर पार्लियामेंट की इनकी जरूरत क्या पड़ेगी? फिर मेन काम तो पार्लियामेंट का अगर देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से भी, कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार करने में भी काम होता है, तो वो तो फिर एक तरीके का शॉर्टकट हो गया। तो ये चीज यहां पर आपको एलिमिनेट कर देनी थी। तो केवल और केवल 2 को आप एलिमिनेट कर दोगे तो ऑटोमेटिकली आपका आंसर सी चला जाएगा। एन ऑर्डिनेंस कैन कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम बैक डेट, बिल्कुल ये हो सकता है। समझ गए? फिर आ जाओ, इसका आंसर आपका हो जाएगा सी। फिर आ जाओ 87, ऑर्गेनाइजेशंस दी हुए हैं, मिनिस्ट्री दी हुई है, इनसे आपको आइडिया लग जाना चाहिए कि ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, है ना। जो इंस्टीट्यूशन न्यूज में हो वो कौन से मिनिस्ट्री के अंडर काम करते हैं, वो थोड़ा आइडिया रखना, किस साल में कॉन्स्टिट्यूट हुए, ये भी हमें ध्यान रख लेना है। छोटी छोटी चीजें देखो कितना इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। नेशनल ऑटोमोटिव बोर्ड, क्या ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर काम करता है? नो, हेवी इंडस्ट्रीज के अंडर में। द कॉयर बोर्ड की बात करें तो ये मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री तो मतलब ही नहीं है, रस्सियां बनाने वाला बोर्ड मानो यूं, है ना। तो ये इसके अंदर कैसे काम है? वो एमएसएमई के अंडर काम करता है। नेशनल सेंटर फॉर ट्रेड एंड इंफॉर्मेशन, इनकी बात करें तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मतलब इन्हीं के बीच में मिक्सअप किया गया है। बस आपको थोड़ा ध्यान रखना, तीनों में से कोई सा भी पेयर प्रॉपर्ली मैच नहीं, आंसर इज डी। तो इसको आप डिटेल में देख सकते हैं, पीडीएफ आपको मिल ही जाती है, ठीक है ना। फिर आज के जो क्वेश्चन है वो ये रहे, एक तो बिम्स्टेक से रिलेटेड है, एक नेटो से रिलेटेड है। बताना भाई इनका क्या आंसर है। और ये वो चीजें हैं जो मोरलेस न्यूज में रहती हैं या अपने आप में इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो देखो, सेशन तो अपना यहीं खत्म है। पीडीएफ के लिए मैंने बता रखा है, लिंक दे रखा है आपको, है ना, नीचे। उसमें लिंक ज्वाइन करोगे, पीडब्ल्यू एप्लीकेशन की तरफ डायरेक्ट कर दिया जाएगा, और वहां से फिर पीडीएफ आप परमानेंटली एक बैच को ज्वाइन करने के बाद परमानेंटली एक्सेस कर पाते हैं डेली बेसिस पर, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।